All right, hello, aspirants. This is the uh, third series of uh, बिहार स्पेशल. तो बिहार स्पेशल का ये तीसरा लेक्चर है ये जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं बिहार स्पेशल का. तो इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे और वेरियस चीजें देखने वाले बिहार के पर्सपेक्टिव से. ठीक है. तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 1632, जिसमें हमें देखने को मिलता है डच फैक्ट्री लगती है पटना में. तो सबसे पहला डच फैक्ट्री 1632 पटना. साल्टीपीटर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था जो कि बिहार में प्रोडक्शन होता था. ईआईसी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट होती है वो 1657 अंठावन से के बीच में होता है जो कि पटना में होता है. ट्रेवर्नियर जो कि पटना में रुका था 8 दिनों के लिए रुका था. डेन्स जो लोग थे वो पटना आए थे 1774-75 में, है ना, डेन्स लोग. और फ्रेंच भी इसी आसपास में आए थे. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यानी कि डच लोग पहले आ गए थे पटना में, यानी कि बिहार में, है ना, नीदरलैंड वाले लोग. उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, उसके बाद डेन्स एंड देन अदर थिंग. ट्रेवर्नियर पटना आता है, 8 दिनों तक रुकता है. ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. ट्रेवर्नियर. राजा सिताब राय. राजा सिताब राय ही वॉज द नैब नाजिम ऑफ बिहार 1766 में. 1766 में राजा सिताब राय वॉज द नैब नाजिम ऑफ बिहार. ठीक है. 1766, 1757, 1674-5 यानी कि इलाहाबाद की जो ट्रीटी होती है उसके बाद में इनको बनाया जाता है. कल्याण सिंह इसके बेटे थे, है ना, सिताब राय के. इसको दीवान अपॉइंट किया जाता है वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1773 में. तो वही चीज है, ध्यान में रखना है. अब बात करते हैं 1766 का. तो 1766 लॉर्ड क्लाइव हेल्ड कांग्रेस एट छपरा. छपरा में लॉर्ड क्लाइव ने कांग्रेस, यानी कि एक कांग्रेस मतलब कि मीटिंग होता है. ठीक है. तो मीटिंग रखा था छपरा में 1766 में. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसको अटेंड किया गया था सुजाउद्दौला और रोहिला चीफ एंड जाट राजा के द्वारा. ठीक है. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है. सुजाउद्दौला ने इसको अटेंड किया था, लॉर्ड क्लाइव. 1766 में और कुछ होता है और वो यानी कि वही मीटिंग है छपरा में, लॉर्ड क्लाइव. सेम चीज को मैंने ऐसे लिख दिया है. छपरा में मीटिंग होती है, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया जाता है. बिहार वॉच टावर ऑफ द इंग्लिश. बिहार को वॉच टावर ऑफ इंग्लिश कहा गया. 1760 1770 में क्या होता है, प्रोविंशियल काउंसिल बनती है बिहार के लिए. 1770 में प्रोविंशियल काउंसिल बनती है बिहार के लिए और रेवेन्यू कलेक्टर कंट्रोल करने के लिए बनता है, यानी कि रेवेन्यू का ये काउंसिल था ये, है ना. अब पटना काउंसिल ऑफ रेवेन्यू भी इसको कहा गया, जो कि 1781 में इसको एबॉलिश कर दिया गया, है ना. तो क्वेश्चन पूछे कि पटना काउंसिल ऑफ रेवेन्यू कब बना, तो 1770 में, और 1781 में इसको हटा दिया गया. जेम्स अलेक्जेंडर इसका प्रेसिडेंट था, है ना. और रॉबर्ट पार्क और जॉर्ज वंसिटार्ट ये लोग इसके मेंबर थे. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. विलियम मैक्सवेल जो था रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार, ये चीज़ ध्यान रखना है. और पटना काउंसिल ऑफ रेवेन्यू वाज अबॉलिश्ड इन 1781. तो विलियम मैक्सवेल जो था वो रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार था. नेक्स्ट है हिलमेन ऑफ राजमहल रिवॉल्ट. ये वारेन हेस्टिंग के दौरान देखने को मिलेगा. हिलमेन ऑफ राजमहल. सन्यासी रिवोल्ट पूर्णिया में देखने को मिलेगा आपको. राजा चैत सिंह बनारस. फतेह सिंह हथवा. राजा अकबर अली खान नरहत और सवाई गया में. तो ये लोग एसोसिएटेड हैं इस प्लेस से, इसको ध्यान में रखना है. चैत सिंह बनारस, फतेह सिंह हथवा, राजा अकबर अली खान नरहत और सवाई गया. ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816, ये तो सबको पता है, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में होता है, ये याद रखना है. लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में नेपाल के साथ हुआ था, है ना. तो 1816. संथाल 1755-56 के बीच में लड़ाई हुआ था ना, संथाल रिवोल्ट. बैटल ऑफ बक्सर, इसको वॉर ऑफ सर्कमस्टांसेस कहा जाता है.
है ना? इट इज़ अ बैटल ऑफ वॉर रादर दैन इंटेंशन। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना कि किस वॉर को बैटल ऑफ या वॉर ऑफ सर्कमस्टेंस कहते हैं, तो इट इज़ द बैटल ऑफ बॉक्सर। बिहार इन 1857। 1857 में स्पेसिफिकली अगर बिहार का कंडीशन देखे जाए तो किसने कहाँ से लीड किया, क्या-क्या हुआ? तो कुंवर सिंह जो कि एक 80 साल के ओल्ड मैन थे और बड़ी बड़ी बार पूछा गया ये तो, यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। जगदीशपुर के हैं ये और इन्होंने जगदीशपुर में एक आर्म्स फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया था। अमर सिंह इनके भाई थे और रीथ नारायण सिंह भी इनके भाई थे। निशान सिंह इनके भतीजे थे, है ना? तो सारे ही लोग कहीं न कहीं आज़ादी की इस लड़ाई में जो है लगे हुए थे और एट बीबी गाँव जगह एक है, मेजर आयर ने डिफीट किया था कुंवर सिंह की फोर्स को, ठीक है? तो मेजर आयर हैज़ डिफीटेड कुंवर सिंह फोर्स एट बीबी गाँव। तो ये चीज़ को ध्यान में हम लोग रखेंगे। अब बात करते हैं कुंवर सिंह के बारे में, तो उसके बाद 1757 के सितंबर में रेवा टेरिटरी मध्य प्रदेश में ये एंटर करने का कोशिश किए, जो कि लेफ्टिनेंट ऑसबोर्न ने उसको अपोज़ किया था, इस चीज़ को जाने नहीं दिया। तो फिर बैटल ऑफ कानपुर होता है, जो कि नाना साहेब इसमें डिफीट किए जाते हैं और यहाँ पे कुंवर सिंह ने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है? ग्वालियर के ट्रुप्स के साथ, निशान सिंह के साथ, है ना? तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, जैसे निशान सिंह इनके नेफ्यू थे, तो अपने भतीजे के साथ इन्होंने ग्वालियर ट्रुप्स को मदद किया था, लेकिन उसमें नाना साहब जो है हार गए थे। बैटल ऑफ कानपुर याद रखना है कि इसमें नाना साहब की हार होती है। कुंवर सिंह गॉट रोब ऑफ ऑनर, ये कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ में जब वो जाते हैं तो उनको रोब ऑफ ऑनर प्रोवाइड किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनको रोब ऑफ ऑनर दिया जाता है या कहाँ पे दिया गया कुंवर सिंह को? तो लखनऊ में। आजमगढ़ में जब ये जाते हैं ना, तो कुंवर सिंह डिफीट कर देते हैं ब्रिटिश ट्रूप को। ब्रिटिश ट्रूप को यहाँ पे हराते हैं ये, है ना? तो ये चीज़ें जैसे बीबी गाँव में ये हार गए थे, कुंवर सिंह की फ़ोर्स हार गई थी। लेकिन यहाँ पे ये जीत जाते हैं आजमगढ़ में। 21 अप्रैल 1858 को अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और ज़्यादा। तो 21 अप्रैल 1858 को काफ़ी इनको चोट लगती है, 21 अप्रैल को। अब ये डेट बड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। 21 अप्रैल को चोट लग जाता है इनको और उनकी एक जो बाँह है ना, टूट जाती है, कट जाती है। लेकिन फिर भी उन्होंने लड़ाई लड़ा था। एक बाँह से लड़ाई लड़ा था, एक आर्म से। तो यहाँ पे वीर कुँवर सिंह और ब्रिटिश ब्रिगेडियर जो था लड़ाई लड़ रहा था, वो था डगलस, ठीक है? जिसमें उनकी बाँह कट गई थी, वो डगलस के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे। और उन्होंने उस टाइम फिर किसी तरीके से गंगा रिवर को क्रॉस किया और शिवपुर घाट पहुँच गए, है ना? और 23 अप्रैल 1858 यानी कि 2 दिन बाद कुँवर सिंह पहुँचे कहाँ पे? जगदीशपुर। और वहाँ पे कैप्टन ली ग्रैंड था, ठीक है? यहाँ पे बहुत सीवियरली इनको चोट लगा, बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। तो जो बाँह कटी थी वो डगलस के विरुद्ध उनका मतलब कि बाँह कटी थी, ठीक है? और जगदीशपुर जब पहुँचे तो लड़ाई लड़े ली ग्रैंड के खिलाफ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको चोट लगता है। और तभी देखिए कि 3 दिन बाद यानी कि 23 को लड़ाई लड़ते हैं वो जगदीशपुर में पहुँचने के बाद ली ग्रैंड के खिलाफ और 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है, ली ग्रैंड के साथ लड़ते-लड़ते। तो ये इम्पोर्टेंट है, किसके विरुद्ध लड़ते हुए इनकी मृत्यु होती है? तो ली ग्रैंड, है ना? कहाँ पे? तो जगदीशपुर में 26 अप्रैल 1858 को। फॉलोअर जो थे कुंवर सिंह के, इनके मरने के बाद बैटल को कंटिन्यू रखते हैं, उनके स्ट्रगल को। लेकिन बाद में जो इनके भाई थे अमर सिंह, उनकी भी मृत्यु हो जाती है 1860 में। 1858 में तो कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई 28 तारीख को, 26 तारीख को माफ़ कीजिएगा। 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो जाती है कुंवर सिंह की। बाद में 1860 में अमर सिंह की भी मृत्यु हो जाती है गोरखपुर के जेल में, ठीक है? डिसेंट्री अटैक से। तो ये भी थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, शायद पूछ-वूछ ले तो फिर। डिसेंट्री के अटैक से गोरखपुर के जेल में 1860 में अमर सिंह की जो है मृत्यु हो जाती है, जो कि भाई थे कुंवर सिंह के, ठीक है जी।
अब बात करते हैं वहाबी मूवमेंट का, जो बिहार में वहाबी मूवमेंट हुआ था उसके बारे में। तो सैयद अहमद इसके फाउंडर है इंडिया में, ठीक है ना? और पटना में इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटर था वहाबी मूवमेंट का, ये चीज़ आपको समझना होगा। कहीं न कहीं बेस कैंप था पटना में, इंपॉर्टेंट एक बेस कैंप था। और ये 1828 से 1868 तक, यानी कि टोटल 40 साल तक एक इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा है पटना वहाबी मूवमेंट का। 1828 से 1868 तक। इनायत अली जो था वो बिहार और बंगाल में इस टाइम देख रहा था। सिताना जो कि हेडक्वार्टर था एनडब्ल्यूएफपी एरिया ऑफ वहाबी, यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है, जो आपको इंडिया के इस रीजन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे सिताना हेडक्वार्टर था। लेकिन अगर पटना की बात करें नॉर्थ इंडिया में, तो पटना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था और 40 साल तक। तो ये तो याद रखना भाई, ये पूछ सकता है कि पटना में कितने साल तक सेंटर रहा इंपॉर्टेंट, तो 40 साल तक। इनायत अली था बिहार और बंगाल में, है ना? और 1857-58 के बीच में हमें देखने को मिलता है कि जो टेलर था, वो था कमिश्नर था पटना का, ठीक है? कोई दर्जी की बात नहीं की जा रही है भाई, ये टेलर नाम है ये। टेलर वाज़ द कमिश्नर ऑफ पटना, है ना? अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग चुआर अपराइजिंग की। तो चुआर अपराइजिंग की बात करेंगे, तो ये आपको जंगल महल भी जिसको कहते हैं, है ना? चुआर अपराइजिंग या फिर जंगल महल अपराइजिंग 1776 में, 1776। और कोल अपराइजिंग छोटा नागपुर में 1831 में। हालांकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, तो बहुत सारे सब इसमें ऐड नहीं किए हैं। बुद्धो भगत इसको लीड करते हैं 1831 में। हो ट्राइबल्स राजा परहत इसको देखते हैं 1827 में, सिंहभूम और छोटा नागपुर डिस्ट्रिक्ट में। मुंडा ट्राइब्स बिरसा मुंडा, मुंडा रिवोल्ट, बिरसा मुंडा जिसको लीड किया था 1899 और 1900 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैटल है। और उल गुलान, बिरसा मुंडा को भी कहा जाता है। यूपीएससी के 2021 वाले क्वेश्चन में पूछा गया था इसके बारे में, उल गुलान के बारे, किसको उल गुलान कहते हैं, ठीक है? 1860 से 1920। उल गुलान जो मूवमेंट है बिरसा मुंडा ने चला था 1860 के 1920 तक, है ना? और संथाल रिवेलियन मतलब कि 1900 है, 19 एग्जैक्टली 20 नहीं, 1900 तक चलता है ये। 1855-56 में संथाल रिवेलियन देखने को मिलता है, जिसको कि लीड किए थे सिद्धो कान्हू। तो ये सब तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जिसने भी थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है तो इसको पता होगा। अब बात करते हैं अर्ली अर्ली कांग्रेस का। तो बिहार में खास करके तो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनती है 1908 में। जो रेवेन्यू काउंसिल बनी थी बिहार में, वो बनी थी 1770 में। और 1781 में जिसको कि हटा दिया गया था। अलेक्जेंडर जो था वो इसका कमिश्नर बना था, रेवेन्यू कमिश्नर। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की, तो वो बना था 1908 में, ठीक है? और नवाब सरफराज हुसैन खान जो है इस टाइम प्रेसिडेंट था। बिहार काउंसिल जो थी कांग्रेस, बिहार जो कांग्रेस मान लीजिए, प्रोविंशियल कांग्रेस ही था, तो उसका जो प्रेसिडेंट थे वो थे नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर। नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर। और हेडक्वार्टर था पटना, ठीक है? और पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो पटना में ही हुआ था और 1908 में ही हुआ था। और सर अली इमाम उस टाइम प्रेसिडेंट थे इस कॉन्फ्रेंस के, जो कि 1908 में हुआ था। मजहरुल उल हक, इनका एक काफी इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि क्या मजहरुल उल हक क्या रोल रहता है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस में? यस। अच्छा, 1912 का सेशन, 2 सेशन होता है, एक 1912 में होता है और एक 1922 में होता है। तो 1912 वाला अगर सेशन की बात करें तो वो हुआ था बांकीपुर के पटना में, जिसको कि लीड किए थे आर.एन. मुधोलकर, प्रेसिडेंट थे। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो जनरल सेक्रेटरी थे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सच्चिदानंद सिन्हा वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिस सेशन, जो कि बांकीपुर में हुआ था। और मजहरुल उल हक उस टाइम के चेयरमैन थे उस सेशन के, रिसेप्शन कमिटी के, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग क्या चीज का। तो 1914 में हमें देखने को मिलता है कि मजहरुल उल हक ने और सच्चिदानंद सिन्हा ने क्या किया, इनको इंग्लैंड भेजा गया था। तो दो पर्सनालिटी फ्रॉम बिहार दे वर सेंट टू इंग्लैंड डेपुटेशन, वो थे मजहरुल उल हक और एक थे सच्चिदानंद सिन्हा। कब? तो 1914 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बिहार में भी होम रूल मूवमेंट देखने को मिलता है और ये स्टैब्लिश होता है 16 दिसंबर 1916 को।
और चेयरमैनशिप उसमें उसमें जो होती है बिहार के होम रूल मूवमेंट में, तो वह है मजहरुल उल हक का। 18 अप्रैल 1918 को एनी बेसेंट पहली बार पटना आती हैं और आरती से उनका स्वागत किया जाता है और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा के घर पे वो उनको रुकती हैं वो, है ना? वहाँ पे स्वागत किया जाता है। लोकल होम रूल लीडर्स में अगर बात करें तो हसन इमाम, पूर्णेंदु सिन्हा, सरफराज हुसैन खान, ये लोग जो है लोकल लीडर थे जो बिहार होम रूल में मूवमेंट में कहीं न कहीं पार्टिसिपेशन दिए थे, है ना? तो याद रखिएगा 18 अप्रैल 1918, 1914, 1914, 1912 और 1908 and 1916. These are the important dates with respect to the modern history in बिहार, है ना? अब बात करते हैं हम लोग 25 जुलाई 1918। तो यहाँ पे फिर से दोबारा एक बार बेसेंट जो है बिहार आती है। एक बार आई थी वो 18 अप्रैल 1918 में और दोबारा इनका विजिट होता है 25 जुलाई को, ठीक है? अब रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की बात करते हैं अगर बिहार में, तो सत्येंद्र नाथ बैनर्जी, एस एन बैनर्जी, इन्होंने एक क्या बोला, पार्टीजन ह्यूमिलिएटेड एज बट ऑल्सो एक्टेड एज द ब्लेसिंग इन द डिसगाइज। इन्होंने एक बात बोला था कि पार्टीशन ने जो पार्टीशन कर दिया था बंगाल और बिहार ने, वो ह्यूमिलिएटेड तो था ही, लेकिन हमारे लिए कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग भी हुआ, हमारे लिए ब्लेसिंग भी साबित हुआ, है ना? तो बुरा में भी अच्छा हुआ। 30 अप्रैल 1908 को बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बॉम्ब फेंका था, ठीक है, मुजफ्फरपुर में। और वो किंग्स फोर्ट को मारना चाह रहे थे, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज था मुजफ्फरपुर का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वाइफ और डॉटर थी मिस पिंगली कैनेडी, वो मारी जाती हैं। और उन लोगों को लगा कि वो लोग मारना चाह रहे थे किंग्स फोर्ट को, लेकिन लक किसी और को गया, है ना? और जिसके वजह से 11 अगस्त 1908 को क्या किया जाता है, खुदीराम बोस को हैंग कर दिया जाता है और प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मार लेते हैं, है ना? तो ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 11 अगस्त 1908। और एक है 30 अप्रैल 1908। 30 अप्रैल को लोग क्या करते हैं, 30 अप्रैल को लोग करते हैं बॉम्ब फेंकते हैं और 11 अगस्त को क्या किया जाता है, उनको हैंग कर दिया जाता है और एक आदमी जो है खुद को गोली मार लेते हैं, ठीक है? अब बात करें सखाराम गणेश देवस्कर, तो इनकी किताब है देवस्कर कथा, है ना? ये देवघर से बिलोंग करते हैं और इसे इसको ध्यान में रखना है। सखाराम गणेश देवस्कर, हाँ, देवस्कर कथा शायद इन्हीं का है। एक सेकेंड, हाँ सही है। तो देसर कथा या फिर देवस्कर कथा, देसर कथा, और ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देसर कथा किसने लिखा? तो सखाराम गणेश गणेश देवस्कर। और ये देवघर से रिलेटेड है ना? तो इनका रिलेशन देवघर से है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैजिक लैंटर्न, ये एक रिवोल्यूशनरी कल्ट था और इंदुनाथ नैंडी ने इसको शुरुआत किया था। और मुजफ्फरपुर में ये चीज हमें देखने को मिलता है, मैजिक लैंटर्न। और ड्यूरिंग सीडीएम, है ना? तो ये जो मैजिक लैंटर्न है, इसका इस्तेमाल किया जाता है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के दौरान इंदुनाथ नैंडी के द्वारा। और मुजफ्फरपुर में एक रिवोल्यूशनरी कल्ट था, ये प्रोग्राम था मैजिक लैंटर्न, है ना? अब बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह का। तो चंपारण सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया गया था, एक एक ऑर्गेनाइज्ड ये मूवमेंट था ये, और नॉन वायलेंट था ये। 3/20 पार्ट ऑफ द लैंड, जिसमें कि फोर्स किया जाता था किसानों को कि आपको इंडिगो उगाना है। और 19th सेंचुरी के एंड में हमें देखने को मिलता है कि जर्मन जो सिंथेटिक डाइज है, वो कहीं ना कहीं इंडिगो को रिप्लेस कर दिया वर्ल्ड में, और जिसकी वजह से इसका डिमांड जो है कम हो जाता है, और वो चीजें हैं। तो यूरोपियन प्लांटर्स ने डिमांड करना शुरू कर दिया हाई रेंट, और इलीगल तरीके से उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। तो जिसकी वजह से यहाँ पे रिवोल्ट हमें देखने को मिलता है। खैर, राजकुमार शुक्ला ने जो है इनवाइट किया था गांधी जी को कि आप आइए और कंडीशन को देखिए। ब्रज किशोर प्रसाद भी रिलेटेड थे। और मिक्स्ड कमिटी ऑफ ऑफिशियल्स एंड नॉन ऑफिशियल्स की डिमांड इन्होंने किया था। उन्होंने डिमांड किया था ब्रज किशोर प्रसाद ने कि एक मीटिंग बने, एक कमेटी बने, जिसमें कि ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स दोनों लोग रहें और डिसाइड किया जाए कि हाँ भाई क्या करना है। 10 अप्रैल 1917 को क्या होता है कि राजकुमार शुक्ला और गांधी जी जो है पटना आते हैं 10 अप्रैल 1917 को। और गांधी जी विजिट करते हैं कहाँ पे? मोतिहारी के बेतिया में, बेतिया के मोतिहारी।
मोतिहारी के बेतिया में, ठीक है। तो एक चीज़ है, बेतिया मतलब कि वो विज़िट करते हैं 10 अप्रैल 1917 के आने के बाद। और राजेंद्र प्रसाद को असिस्टेड मतलब कि राजेंद्र प्रसाद का भी यहाँ पे रोल देखने को मिलता है। एज़ ए लॉयर वो काम कर रहे होते हैं पटना हाई कोर्ट में। जेबी कृपलानी भी का भी रोल आपको देखने को मिलेगा चंपारण सत्याग्रह में। वो एक लेक्चरर थे लंगत सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में। तो जेबी कृपलानी, अ, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला, दीज वर द पर्सनैलिटी जो कि रिलेटेड थे चंपारण सत्याग्रह से। और 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी और राजकुमार शुक्ला जी पटना पहुंचे थे, ठीक है। अब हुआ क्या इसमें, तो फाइनली 25% का जो था ना कंपनसेशन इनको मिलता है। पैसे का 25% का कंपनसेशन मिलता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 25% कंपनसेशन मनी इनको मिलती है ना। और एक और चीज़ होता है, चंपारण अग्रेरियन एक्ट 1918 को बनाया जाता है। और सेवरल स्कूल्स स्टार्टेड एट भितरहवा, भरहवा, मधुबनी, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत सारे स्कूल भी खोले जाते हैं जब गांधी जी यहाँ पे आते हैं, चंपारण मूवमेंट जब खत्म हो जाता है तो सेवरल स्कूल्स स्टार्टेड एट भितिहरवा, जो कि आपको वेस्ट चंपारण वाले रीजन में देखने को मिलेगा, भरहवा, मधुबनी में। मधुबनी में भी आपको देखने को मिलेगा। वीविंग इंट्रोड्यूस्ड इन द एट भितरहवा, ठीक है। तो भितरहवा आपको याद रखना है, भितरहवा रीजन है आपको चंपारण वाले रीजन में देखने को मिलेगा, जहाँ पे वीविंग स्टार्ट की जाती है, बुनाई का काम यहाँ पे शुरू कर दिया जाता है। तो आपसे ये भी ध्यान में रखना है कि हाँ भाई, चंपारण सत्याग्रह के बाद से ही हमें वीविंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है भितिरहवा में, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्कूल खोले जाते हैं कहाँ पे, तो भितिरहवा हो गया, भरहवा हो गया, मधुबनी हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। भितरहवा बरहवा आपके चंपारण वाले रीजन में था, है ना। आज के आपके वेस्ट चंपारण हो जाएगा, और मधुबनी आपको पता है कि अलग डिस्ट्रिक्ट वो है ही, तो वहां पे भी। मेडिकल रिलीफ की बात करें तो अंडर द गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर डे ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और पीसफुल आर्मी ऑफ द गांधी जी की अगर बात करें तो वो थे दो आदमी, एक है राजेंद्र प्रसाद और दूसरे श्री कृष्ण सिंह। दैट इज इम्पोर्टेंट। पीसफुल आर्मी के मेंबर कौन थे गांधी जी के, तो राजेंद्र प्रसाद और श्री कृष्ण सिंह, जो कि प्रथम जो है, एक है प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के और एक है प्रथम राष्ट्रपति इंडिया के। रॉलेट एक्ट 1919 की बात करें तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है कहाँ पे, पलवल, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग क्या चीज़ का, तो ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 67th बीपीएससी में भी, है ना। तो 1913 में ओपन किया गया था पटना में, और सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। अनुशीलन ब्रांच की एक ब्रांच खोला गया था अनुशीलन अनुशीलन समिति का, है ना। एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप था ये। 28 अगस्त 1920 28 अगस्त 1920 को क्या किया जाता है, बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस होता है, और इसको प्रिसाइड करते हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। ये प्रोविंशियल कांग्रेस की बात कर रहे हैं, प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है। तो 1920 में जो बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस होता है उसको प्रिसाइड करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सपोर्टेड गांधी जी नॉन वायलेंट मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो होने वाला था 1920 में, तो उसको पहले ही बिहार जो है ना उसको अप्रूव कर दिया था, है ना, 28 अगस्त 1920 को। और इसको लीड किए थे राजेंद्र प्रसाद। 1920 की अगर बात करें तो गांधी जी विजिट किए थे पटना, और फाउंडेशन ऑफ नेशनल कॉलेज एंड बिहार विद्यापीठ, नेशनल बीएन कॉलेज, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का जो है फाउंडेशन रखा जाता है गांधी जी के द्वारा 1920 में, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रिंस वेल्स का। तो प्रिंस ऑफ वेल्स ये विजिट करते हैं बॉम्बे 17 नवंबर 1921 को, और पटना आते हैं 22 दिसंबर 1921 को, ठीक है। जैसे हमने देखा कि 18 अप्रैल को 1918 को मिस एनी बेसेंट जो है आती हैं कहाँ पे, बिहार आते हैं, सबसे पहले पटना आती हैं। पूर्णेंदु नारायण के घर पे आरती से स्वागत किया जाता है, और उसी तरीके से 1921 को 22 दिसंबर को प्रिंस ऑफ वेल्स जो है पटना विजिट करते हैं, है ना। 37th जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस,
कहीं पे 37, कहीं पे 38 रहता है। खैर हमें याद रखना है कि 1922 में एक हुआ था 1912 में और एक हुआ था 1922 में। तो जो 1912 में हुआ था उसको आर एन मुधोलकर ने लीड किया था, बांकीपुर में हुआ था, और यहाँ पे सी आर दास ने लीड किया था, इसको प्रिसाइड किया था, ठीक है। वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी थे कौन, सच्चिदानंद सिन्हा, और यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद सेक्रेटरी थे, ठीक है। ताना भगत ने भी अटेंड किया था इस मीटिंग को, जो कि एक आदिवासी थे, दैट इज इम्पोर्टेंट। ताना भगत जो कि एक आदिवासी थे, इन्होंने गया वाले सेशन को अटेंड किया था। फ्लैग सत्याग्रह की बात करें तो ये 1923 में हुआ था और इसको लीड किया था राजेंद्र प्रसाद। इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और ये फ्लैग सत्याग्रह हुआ था नागपुर में 1923 में। सीडीएम की बात करें अगर हम लोग, तो जवाहरलाल नेहरू ने टूर किया था छपरा, सारण और मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, सारण, छपरा और मुजफ्फरपुर, ये 3 जगह पे विजिट किए थे जवाहरलाल नेहरू सीडीएम के दौरान जब बिहार आए थे, और ये 31 मार्च से 3 अप्रैल तक इनका विजिट चला था। अब बात करते हैं अगर हम 16 अप्रैल 1930 का, तो सत्याग्रह इनॉग्रेटेड एट पटना। तो जो सीडीएम चल रहा था, तो उसका शुरुआत जैसे हमने देखा कि क्या बोलते हैं, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चलता है उनका दांडी यात्रा, है ना। तो बिहार में जो शुरुआत होता है सीडीएम का, वो हमें देखने को मिलता है पटना में 16 अप्रैल 1930 को। नखस पिंड एक जगह है ना, बिहार के पटना में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे सॉल्ट लॉ को क्या किया था, वायलेशन किया जाता है। तो याद रखिएगा, नखस पिंड में पे या में कह लीजिए जगह है, वहां पे वायलेट किया जाता है सॉल्ट लॉ को, और इस तरीके से जो है सीडीएम शुरुआत होती है। पुलिस ने अटैक किया था जो वॉलंटियर्स यहाँ पे काम मतलब कि इन्वॉल्व थे। प्रोफेसर अब्दुल बारी ब्रुटली इनमें इनको यहाँ पे मारा गया था, ठीक है, अब्दुल बारी को, और अब्दुल बारी को यहाँ पे ब्रुटली मारा गया था। एक चीज बता दें आपको यहाँ पे, ओके। और आचार्य कृपलानी, इनको भी असॉल्ट किया गया था यहाँ पे। तो आचार्य कृपलानी, अब्दुल बारी, ये लोग इन्वॉल्व थे नखस पिंड वाले रीजन में जहाँ पे कि सीडीएम वो फॉर्म किया गया था, राइट। तो वो चीज हो गया। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, ए रेगुलर कैंप ऑफ वॉलेंटियर एट भागलपुर। एक रेगुलर कैंप स्टैब्लिश होना शुरू हो गया वॉलंटियर्स लोगों का, और वो भागलपुर में हो रहा था, और यहाँ पे लाठी प्ले को प्रैक्टिस किया गया था, ठीक है। पुलिस ने इसको सीज कर लिया, और यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी जो लोग थे इन्वॉल्व थे अगेन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक रेगुलर कैंप वॉलंटियर्स का जहाँ पे लाठी प्ले को प्रैक्टिस किया जा रहा था वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था भागलपुर में, जहाँ पे कि राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी वहाँ पे इन्वॉल्व थे। एजिटेशन एट बिहुपुर भागलपुर, ये भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे कि चौकीदार ने रिजाइन कर दिया था यहाँ पे। तो एजिटेशन एट बिहुपुर भागलपुर में है ये। और मुंगेर में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ द लॉ बिकेम क्रॉनिक, ठीक है ना। और जो मुंगेर वाला रीजन है वहां पे श्री कृष्ण सिंह और नंद कुमार सिन्हा ये लीडरशिप रोल में थे, है ना। भागलपुर में हमने देखा कि वहां पे राजेंद्र प्रसाद लीड कर रहे थे, और मुंगेर में हमने देखा कि श्री कृष्ण सिंह और नंद कुमार सिन्हा। तो भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी, और मुंगेर में श्री कृष्ण सिन्हा और नंद कुमार सिन्हा। मूवमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द चौकीदारी टैक्स, ये बिहार में स्प्रेड हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सीडीएम के दौरान एक मूवमेंट शुरू हुआ था नॉन पेमेंट ऑफ द चौकीदारी टैक्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बिहार में, ठीक है। ये तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा ही होगा। फर्स्ट फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री जो बनती है बिहार में, वो आपको देखने को मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग चुनाव हुआ था लेजिस्लेटिव असेंबली का, और 1937 जनवरी 22 से 27 के बीच में, ठीक है। 20 जुलाई को क्या हो जाता है, 20 जुलाई को क्या हो जाता है, 20 जुलाई 1937 को कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म होती है बिहार में, ठीक है। मतलब जो चुनाव होता है ना, वो होता है 1937 में जनवरी में, जो कि देखने को मिलता है, इलेक्शन होता है। और 1935 का जो एक्ट था 1935 एक्ट, उसी के अकॉर्डिंग इलेक्शन हुआ था, और तब पहली मिनिस्ट्री कांग्रेस मिनिस्ट्री बनती है। हमें पता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है 1937 में उसका एस्टेब्लिशमेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो चुनाव हुआ,
अब कांग्रेस मिनिस्ट्री बनी है यहाँ पे, तो जिसके लीडरशिप में ये मिनिस्ट्री बनी थी वो थे श्री कृष्ण सिंह, और पहले वो चीफ मिनिस्टर यहाँ से वो बनते हैं। ठीक है, तो 20 जुलाई 1937 को कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन होता है। 20 जुलाई 1937, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 20 जुलाई याद रखना, डेट भी पूछा जाता है ना। तो वो चीज़ है। और इसमें क्या है, एन सिन्हा, सैयद मोहम्मद और जगलाल चौधरी, ये लोग जो मेंबर थे, है ना, मिनिस्ट्री में। तो एक चीज, मिस्टर ब्रेट वाज चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिस गवर्नमेंट। ये जो 1937 में सरकार बनती है ना, मिनिस्ट्री बनती है, तो इसमें से याद रखिए कुछ ये सब नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि श्री कृष्ण सिंह चीफ मिनिस्टर बन जाते, प्रीमियर थे। एन सिन्हा रहते हैं, सैयद मोहम्मद उसमें है, जगलाल चौधरी हैं, रामदयालु सिंह सबसे पहला स्पीकर बनते हैं, है ना। लेकिन ये इंडिपेंडेंस से पहले रामदयालु सिंह है। अगर इंडिपेंडेंस के बाद अगर पहला स्पीकर पूछा जाए तो हो जाएगा बिंदेश्वरी प्रसाद। तो ये ध्यान रखना है। अब्दुल बारी, हाँ, अब्दुल बारी जो कि हमने देखा कि नखस पिंड में भी इन्वॉल्व थे, और जो भागलपुर वाला रीजन है वहां पे जो सीडीएम हो रहा था वहां भी इन्वॉल्व थे, और ये डेप्यूटी स्पीकर बनते हैं। तो ये ध्यान रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बलदेव सहाय को एडवोकेट जनरल बनाया जाता है यहाँ पे। बलदेव सहाय has become एडवोकेट जनरल, राइट। और मिस्टर ब्रेट वाज द चीफ सेक्रेटरी। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब फैक्ट्स हैं 1937 में। एक बार हमें फिर से इसको रिपीट हम लोग कर लेते हैं। 20 जुलाई 1937 को क्या होता है, मिनिस्ट्री बनती है। श्री कृष्ण सिंह चीफ मिनिस्टर बनते हैं, एन सिन्हा मिनिस्ट्री में होते हैं, सैयद मोहम्मद होते हैं, जगलाल चौधरी बनते हैं, मिस्टर ब्रेट चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, रामदयालु सिंह स्पीकर बनते हैं, अब्दुल बारी डिप्टी स्पीकर बनते हैं, और बलदेव सहाय जो है वो क्या बनते हैं, एडवोकेट जनरल बनते हैं। ठीक है जी। चलो, अब बात करते हैं मिनिस्ट्री के और कुछ। तो इन्होंने रिजाइन कर दिया टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि मिनिस्ट्री ने क्यों रिजाइन किया 1937 में के इलेक्शन के बाद, मतलब कि गवर्नमेंट बनने के बाद। तो पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज करने के लिए, वो डिमांड था इनका कि पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज किया जाए, उसके लिए उन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया। मिनिस्ट्री रिज्यूम्ड ऑफिस, लेकिन दोबारा ये लोग मिनिस्ट्री को रिज्यूम किया ऑफिस को। उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो जाता है, और निम्नलिखित वो स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है 17 अक्टूबर 1939 को। तो उसके बाद तो फिर हमने देखा कि पूरी कांग्रेस ने ही रिजाइन कर दिया था। श्री कृष्ण सिंह, बिहार मिनिस्ट्री रिजाइंड ऑन 31 अक्टूबर 1939। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित का जो स्टेटमेंट आता है 17 अक्टूबर 1939 को आता है, और 31 अक्टूबर 1939 को बिहार की जो मिनिस्ट्री थी उसने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है तो। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 26 जनवरी 1940, इसमें क्या होता है, तो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है कहाँ पे, बिहार में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि याद करिए ना कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था, है ना? डिक्लेयर हमने कर दिया था कि 26 जनवरी को हर साल हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएँगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए 26 जनवरी 1940 को बिहार में इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। और अब बात करते हैं जेपी नारायण का। तो इनको अरेस्ट कर लिया गया, और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत जयप्रकाश नारायण जी को अरेस्ट किया गया, और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत एक स्पीच देने के लिए, जो इन्होंने डिलीवर किया था जमशेदपुर में। ठीक है, 18 फरवरी 1940 को इन्होंने एक स्पीच दिया था जमशेदपुर में, जिसके लिए इनको क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत। अब बात करते हैं रामगढ़ कांग्रेस का। ठीक है, तो रामगढ़ कांग्रेस जो मीटिंग होती है 1940 में होता है, 40 में होता है, ये हम सबको याद है। आपको एक यहाँ पे ट्रिक बता देते हैं। पी राव इज सीएम, यानी कि पी राव से, पी आर से क्या हो गया, पाकिस्तान रिजोल्यूशन। ठीक है, और ए ओ से हो गया क्या, ऑगस्ट दोफर। आई एस से हो गया इंडिविजुअल सत्याग्रह, और सीएम से हो गया क्या, सीएम से हो गया क्रिप्स मिशन। ठीक है, 1942 क्रिप्स मिशन। तो पी राव इज सीएम। तो जो पाकिस्तान रिजोल्यूशन होता है, आता है ना, तो उसके पहले हमने देखा था कि रामगढ़ का सेशन भी होता है, तो वो भी 1940 में होता है। ठीक है, 1940 में मार्च में हमें देखने को मिलता है रामगढ़ का सेशन। ठीक है, यानी कि रामगढ़ का सेशन, देन पी राव इज सीएम, है ना।
तो रामगढ़ का जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो 54th था, जो कि 1940 में देखने को मिलता है, 19 से 20 मार्च। और इसको लीड किए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, उसने इसके प्रेसिडेंट थे इस सेशन का, ये याद रखना है। ऑल इंडिया एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस, और ये बनाए थे सुभाष चंद्र बोस, इसके प्रेसिडेंट थे। और ये रामगढ़ में होता है ये मीटिंग, ऑल इंडिया एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस। स्वामी सहजानंद सरस्वती और शीलभद्र याजी भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। ऑल इंडिया एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस was presided by सुभाष चंद्र बोस एट रामगढ़, और स्वामी सहजानंद सरस्वती और शीलभद्र याजी भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। बिहार ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग, हाँ, तो जो मुस्लिम लीग था उसका जो ब्रांच बिहार में था, उसको हमें मीटिंग देखने को मिलता है छपरा में, या उसका ब्रांच खुलता है छपरा में। और 13-14 क्या बोलते हैं, मार्च 1940 में, और इन्होंने क्या किया है कि लाहौर रिजोल्यूशन को सपोर्ट किया था। ठीक है, तो जो लाहौर रिजोल्यूशन ये लोग लेकर आए थे, उसको इनके द्वारा सपोर्ट किया गया था। बिहार ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग, याद रखिएगा कि ये छपरा में इनका ब्रांच था, बिहार ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग, राइट। अब बात करते हैं 19 अप्रैल 1940, कहीं भी 1940 में ही हम लोग चल रहे हैं। तो पाक डे मनाया जाता है ना, बिहार में। तो ये इवेंट इम्पॉर्टेंट है ये, है ना। मेनी डिफरेंट प्लेसेस, बिहार के अलग अलग जगह पे 19 अप्रैल 1940 को क्या किया जाता है, पाकिस्तान रिजोल्यूशन, पाकिस्तान डे ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि अहरार पार्टी और मोमिन्स, इन्होंने इस चीज को कंडेम किया था। अहरार पार्टी और मोमिन्स, इन्होंने इस चीज को कंडेम किया था। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान डे जो है बिहार में नहीं मनाना चाहिए। इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करते हैं हम लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो सत्याग्रही थे, अगर नेशनल लेवल की बात करें, तो हमें पता है कि विनोबा भावे थे, दूसरे क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे, 67th बीपीएससी का है, जो पेपर कैंसिल हो गया था। अच्छा, तो इसमें आपको याद रखना है कि अगर बिहार में अगर पूछा जाए, तो 28 नवंबर 1940 का शुरुआत होता है इंडिविजुअल सत्याग्रह। ठीक है, 28 नवंबर 1940 को। और श्री कृष्ण सिंह पहले सत्याग्रही थे, और अनुग्रह नारायण सिन्हा सेकंड सत्याग्रही थे पटना से। ठीक है, और अगर हम बात करें गया से, तो गौरी शंकर सिंह, जी फॉर गौरी, जी फॉर गया, तो इससे याद रखिएगा। और श्याम नारायण सिंह सिलाव से थे, तो एस फॉर सिलाव और एस फॉर श्याम नारायण सिंह, ये सत्याग्रही थे सिलाव से। और गौरी शंकर सिंह थे गया से, इंडिविजुअल सत्याग्रही। ठीक है, जो कि 4 दिसंबर 1940 को हमें देखने को मिलेगा, और ये इनका 9 दिसंबर 1940 को। और शुरुआत होता है इंडिविजुअल सत्याग्रह का, वो हमें देखने को मिलेगा 28 नवंबर 1940 को। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये सब फैक्ट है। अगर हम बात करते हैं अब, एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, तो हाँ, हम क्या बात कर रहे थे, 28 नवंबर, ये याद रखिएगा, 28 नवंबर 1940 को शुरुआत होता है इंडिविजुअल सत्याग्रह। अगर विमेन सत्याग्रही की बात किया जाए बिहार में, तो प्रियवंदना देवी, प्रियवंदना देवी, जगत रानी देवी और जानकी देवी, ये गया से इनका हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला। ठीक है, प्रियवंदना देवी, जगत रानी देवी और जानकी देवी गया से। अब बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट का। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में राजेंद्र प्रसाद का रोल हमें देखने को मिलता है, और इनको अरेस्ट कर लिया जाता है 9 अगस्त को बांकीपुर जेल में। हमें पता है कि 8 अगस्त को 1942 को रिजोल्यूशन पास किया गया, और अगले ही दिन बहुत सारे लीडर को अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें कि राजेंद्र प्रसाद भी थे, और इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कौन से जेल में। फूलन प्रसाद वर्मा, श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिन्हा, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले। तो नेक्स्ट हमारे पास है 11 अगस्त। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। सचिवालय पे
और 11 अगस्त 1942 में क्या होता है कि उस दिन झंडा फहराया जाता है, ठीक है? और उस दिन क्या किया जाता है ब्रिटिश के द्वारा कि 7 स्टूडेंट को गोली मार दी जाती है। और यहाँ पे 7 स्टूडेंट की हालाँकि बहुत लोग यहाँ पे घायल हो गए थे, जिसमें 7 स्टूडेंट की मौत हो गई थी, ठीक है? तो इस दिन को हम लोग मार्टर्स डे मनाते हैं और ये इवेंट हुआ था पटना के सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय पे, ठीक है? उस बिल्डिंग पे झंडा फहराया गया था स्टूडेंट के द्वारा। जो स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व थे उनका नाम है उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रमानंद सिंह, सतीश प्रसाद प्रसाद झा, जगतपति कुमार, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। ये लोग इन्वॉल्व्ड थे इस इवेंट में और मार्टर्स डे हम लोग मनाते हैं 11 अगस्त 1942 को, ठीक है? इसी इवेंट के रिस्पेक्ट में। अब देखिए 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो जब गवर्नर बने हमारे बिहार के श्री जयराम दास दौलतराम, तो उन्होंने एक फाउंडेशन लीड किया और मार्टर मेमोरियल का और वो पटना सेक्रेटेरिएट पे किया गया था। तो ये भी एक पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा जो है मार्टर्स मेमोरियल एस्टैब्लिश किया गया, उसका फाउंडेशन लीड किया रखा गया। कब? तो 15 अगस्त 1947 और किसके द्वारा? तो श्री राम जयराम दास दौलतराम, ठीक है? मार्टर्स मेमोरियल। तो इसी इवेंट को रिस्पेक्ट करने के लिए 9 नवंबर 1942 की अगर हम बात करें, है ना? तो ये हम लोग क्या अभी तो अगस्त की बात कर रहे थे ना, 11 अगस्त 1942, 8 अगस्त को तो ये सब शुरू ही होता है। 9 को सबको अरेस्ट किया जाता है और 11 अगस्त को ये इवेंट हो जाता है। अगर हम 9 नवंबर की बात करते हैं, तो कुछ फ्रीडम फाइटर जो हैं, हजारीबाग के जेल से एस्केप कर गए, भाग गए और दिवाली की रात को ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में। दिवाली की रात को हजारीबाग की जेल से कुछ फ्रीडम फाइटर क्या करते हैं, भाग जाते हैं 9 नवंबर 1942 को। जो फ्रीडम फाइटर वहां से भागते हैं उसमें थे जयप्रकाश नारायण, रामनंदन मिश्रा, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह और गुलाब सोनार और शालिग्राम सिंह। ये लोग ये लोग क्या करते हैं, दिवाली के रात हजारीबाग जेल से भाग जाते हैं 9 नवंबर 1942 को। तो ये तीनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा चुका है कि कब? दशहरा की रात को, दिवाली की रात को। तो दिवाली की रात को 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण, रामनंदन मिश्रा, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह, गुलाब सोनार और शालिग्राम सिंह, ठीक है? योगेंद्र शुक्ला वाज अरेस्टेड, लेकिन यहाँ पे योगेंद्र शुक्ला जी को अरेस्ट कर लिया जाता है एट मुजफ्फरपुर, ठीक है ना? अखारघाट मुजफ्फरपुर और सेंट टू बक्सर जेल और इनको बक्सर जेल भेज दिया जाता है योगेंद्र शुक्ला को। किसको अरेस्ट कर लिया गया? तो योगेंद्र शुक्ला को। अच्छा, इसमें से कुछ लोग जो है नेपाल भाग जाते हैं और उसमें से होते हैं जयप्रकाश नारायण और सूरज नारायण सिंह, रामानंद राम मनोहर लोहिया। और ये तीनों लोग मिल करके क्या करते हैं, नेपाल में एक आजाद दस्ता जो है ग्रुपिंग का फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद से इनको भी अरेस्ट किया जाता है हनुमान नगर के जेल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। आपसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आजाद दस्ता वाज फॉर्म्ड वेयर? नेपाल। किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह और राम मनोहर लोहिया। इनको कहाँ पे अरेस्ट करके रखा गया था? तो हनुमान नगर के जेल में, है ना? तो ये हो गया। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस की ओर, आगे बढ़ते हैं अब लोग। अब हम लोग आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब खत्म होने वाला है हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री। तो अब आ जाते हैं हम लोग 30 मार्च 1946 की बात करते हैं, ठीक है? तो 30 मार्च 1946 को क्या होता है भाई? 30 मार्च 1946 में क्या होता है कि मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? श्री कृष्ण सिंह ने क्या किया? मिनिस्ट्री बनाया और बिहार के चीफ मिनिस्टर बनते हैं ये। अनुग्रह नारायण सिन्हा, सैयद मोहम्मद भी मिनिस्टर बनते हैं ये। जगलाल चौधरी मिनिस्टर बनते हैं और इनको प्रिजन से रिलीज किया गया था चौथा मिनिस्टर बनाने के लिए। तो जगलाल चौधरी जी को रिलीज किया गया था प्रिजन से, क्यों? ताकि वो मिनिस्टर बने, है ना? तो ये इवेंट हम लोग बात कर रहे हैं 1946 का। 12 अप्रैल 1946 को क्या होता है? तो 12 अप्रैल 1946 को क्या होता है कि गवर्नमेंट ने बैन जो लगा रखा था ना कांग्रेस पे, उसको हटा दिया,
ठीक है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो बनी थी, उस पे बैन जो लगा था उसको गवर्नमेंट ने हटा दिया। क्योंकि वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, अब इनका पावर खत्म हो गया था, क्या बोलते हैं, इंग्लैंड का। अब ये चाह रहे थे किसी तरीके से पावर को ट्रांसफर किया जाए। तो जो बैन लगा रखे थे उन्होंने, जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, तो उन्होंने सभी पार्टी को, कांग्रेस को ही पूरा का पूरा बैन कर दिया था। ठीक है? अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि बिहार फॉरवर्ड ब्लॉक के लीडर जो थे, वो थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बिहार फॉरवर्ड ब्लॉक, जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना था सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, है ना? तो बिहार फॉरवर्ड ब्लॉक के जो लीडर थे वो थे शीलभद्र याजी। दैट इज़ वेरी, 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 वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? फॉरवर्ड ब्लॉक जो बना था वो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, है ना? जब त्रिपुरी में वो रिज़ाइन कर दिए थे, है ना? उसके बाद से तो शीलभद्र याजी वाज़ द लीडर ऑफ बिहार फॉरवर्ड ब्लॉक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 16 अगस्त 1946 की अगर हम बात करें, तो डायरेक्ट एक्शन की बात की जाती है, हमें पता है, और उसके बाद से बड़ा ही कंडीशन खराब हो जाता है देश में। द स्टेट्समैन डिस्क्राइब्ड इट ग्रेट कैलकाटा किलिंग, है ना? जिसको कि कहा जाता है कि द स्टेट्समैन डिस्क्राइब इट द ग्रेट कैलकाटा किलिंग। स्टेटमैन इसको क्या कहते हैं कि एक ग्रेट कैलकाटा किलिंग है ये, है ना? सचिंद्र नाथ सिन्हा, ग्रेट सन ऑफ बिहार इनको कहा जाता है, सचिंद्र नाथ सिन्हा को, तो याद रखिएगा इसको, सचिंद्र नाथ, सच्चिदानंद सिन्हा मतलब, सचिंद्र नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा, एंड ही वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ गया सेशन, बांकीपुर सेशन, है ना? जिसमें कि आर एन मुधोलकर ने लीड किया था।